रुख करेंगे 2 बजे की 5 बड़ी खबरों की ओर। इसमें सबसे पहले खबर इंडिया टेक डे चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम की करेंगे, साथ ही जिसमें पीएम मोदी ने शामिल हुए हैं। और दूसरी बड़ी खबर का जिक्र करेंगे जहां CAA के विरोध में सीएम ममता बनर्जी की रैली के रद्द करने की चर्चा होगी। तीसरी खबर का जिक्र करेंगे जो तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की शुरुआत को लेकर है। वहीं चौथी खबर CAA पर केजरीवाल के वार से जुड़ी है, पलटवार केजरीवाल ने किया है। और जो पांचवी खबर है वो आपको कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी की कार्रवाई को लेकर होगी। ये 5 तस्वीरों के जरिए 5 बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 बजे की 5 बड़ी खबर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही तमाम और भी युवा इसमें जुड़े और वर्चुअली रूप से पीएम मोदी ने तमाम बातें कही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियाज टेक डे चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान तीनों सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत पहले ही स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है और अब आने वाले समय में देश सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक ग्लोबल पावर बनेगा। उन्होंने कहा कि अभी हम जो फैसले ले रहे हैं वो नीतियां बना रहे हैं, इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। दरअसल पीएम मोदी गुजरात और असम के दौरे पर हैं और जहां उन्होंने कार्यक्रम के दौरान युवाओं से भी संवाद किया है और साथ ही तमाम बातें युवाओं को लेकर पीएम मोदी ने इस दौरान कही हैं। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, दिल्ली एनसीआर से हमारे सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनु, पीएम मोदी चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें क्या क्या उन्होंने मुख्य बातें कही हैं, क्योंकि युवाओं से भी संवाद पीएम मोदी ने किया है। जी बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो इंडियन सेक्टर में 1.25 लाख जो करोड़ रुपए है उसकी लागत वाली 3 परियोजनाओं की सौगात दी है। वहीं सेमीकंडक्टर उद्योग पर भी फोकस किया गया है, उसके लिए भी नीति बनाई गई है कि जो हजारों युवा है देश के उनको रोजगार के जो अवसर है वो मिलेंगे। साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्षेत्र है उनमें भी रोजगार जो है वो उत्पन्न होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने ये दावा किया है कि अब विकास के जो नए दरवाजे हैं वो अब खुलने जा रहे हैं। वहीं ये जो विश्वास जताया गया है कि इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनेंगे ऋषभ, बल्कि जो तकनीक के क्षेत्र है उसमें भी बड़ी प्रगति जो है वो अब होने वाली है। तो प्रधानमंत्री का आज भी कहना था कि देश का जो भाग्य है वो बदल डालता है जो युवाओं का जो विश्वास है और हमारे देश के 60,000 से निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बातें पीएम मोदी यहां करते नजर आए। तनु, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी 13 मार्च से पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत की है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बहादुरगढ़ से इस यात्रा की शुरुआत की गई है और ये जानकारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान ने दी थी। और यात्रा 14 मार्च को बादली, 15 और 16 मार्च को कोसली विधानसभा क्षेत्र, 17 मार्च को झज्जर और 18 मार्च को बेरी, 19 मार्च को कलानौर, 20 मार्च को गढ़ी सांपला, किलोई विधानसभा क्षेत्र और 21 और 22 मार्च को महम विधानसभा क्षेत्र और 23 मार्च को रोहतक पहुंचेगी। वहीं 2 दिन के विश्राम के बाद यात्रा आगे पूरे प्रदेश में जारी रहेगी। तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय नजर आ रही है और संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में तमाम मुद्दों को इस यात्रा के जरिए उठाया जाएगा। हरियाणा में कई सीटों को यात्रा कवर करेगी और साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद क्षेत्रीय स्तर पर इस यात्रा को महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है, जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस यात्रा के जरिए कई समीकरण साधने की कोशिश करेगी। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, रोहतक से हमारे सहयोगी हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, क्या कुछ यात्रा का महत्व दिखाई दे रहा है, जमीन पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है, क्या अपडेट है यात्रा को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज 13 मार्च से जो है संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत जो है कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी थी और बहादुरगढ़ से इसकी शुरुआत होगी। और इस यात्रा के दौरान जो है जो जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जो गठबंधन भी टूटा है कल, उसको लेकर जो है कांग्रेस भी जो है सक्रियता पे आ चुकी है और उसका भी साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले समय में हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार होगी। और हालांकि लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के लिए भी जो है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय भी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हर्ष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां CAA लागू होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है, ये देश के खिलाफ है। और सीएम केजरीवाल ने कहा कि 10 साल देश पर राज करने के बाद
एन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है और ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन्हें असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लेकर आए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को, पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएए लागू होने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया है और कई तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करना चाहती है और पड़ोसी देशों के जो शरणार्थी हैं उनको अपना वोट बैंक मानती है, जिसके चलते ही उनका ये कदम सियासी लाभ लेने का है। ऐसे में तमाम बातें अरविंद केजरीवाल कहते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सीएए लागू हो गया है, जिसको लेकर ही सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। तमाम विपक्षी दल इसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया है, इसको लेकर रैली भी निकाली जा रही है और कांग्रेस भी इस फैसले का विरोध कर रही है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर बयान दिया है और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, अरविंद केजरीवाल सीएए को लेकर बयान दिया है और कह रहे हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, बीजेपी सियासी लाभ लेना चाहती है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? सीए लागू कर दिया गया है, इसके मंशाओं के ऊपर सवाल खड़े कर रही है विपक्षी पार्टी। इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता हैं वो भी इसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग को लेकर के सवाल का इशू है। अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया है, उनका आरोप है कि आखिर सीए है क्या। उन्होंने बताया सीए का मतलब है कि दूसरे देशों से जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने बेरोजगारी पे प्रहार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका बीजेपी की जो मंशा है वो बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं 1.5 करोड़ लोगों को नागरिकता देने का है। उसके बाद उनको रोजगार दिया जाएगा। बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने। बिल्कुल राहुल, कोई बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है? ये बीजेपी की ओर से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ, बीजेपी भी अपना बचाव कर रही है। बीजेपी कह रही है कि ये तो लागू होना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये था। लेकिन जिसको इसको टाइमिंग को लेकर के सब सारी पार्टियां इसकी टाइमिंग को लेकर के मंशा सवाल खड़ा कर रही है। यहाँ पे जयराम रमेश ने भी, कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी कहा कि इसकी टाइमिंग सही नहीं है। अगर ये आना था तो 9 बार एक्सटेंशन क्यों हुआ, इसका जवाब मांग लिया कांग्रेस भी। केजरीवाल ने भी साफ आरोप लगा रखा है कि केजरीवाल ने कहा कि रोजगार, केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया उनको कि बीजेपी जहाँ वीक है, जिस क्षेत्र में वीक है उस क्षेत्र में इसको बसाएंगी पहले, और 1.5 करोड़ लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी और 1.5 करोड़ लोग जो है ये वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हैं, तमाम नेता जो विपक्षी दलों के हैं वो लगातार इसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं और वैसे तो ये भी कह रहे हैं कि एनपीआर एनआरसी से इसका सीधा कनेक्शन है। सीएए मुसलमानों के लिए परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बाद जो एनआरसी की बात वो कर रहे हैं, एनपीआर की बात कर रहे हैं, उसको लेकर कई कटाक्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से इसके अंदर मुसलमानों को हटाया गया है, मुस्लिम को रखा नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस भी हो जाए या कोई भी और भी पार्टी है, जैसे अरविंद केजरीवाल है, सीधा प्रहार ये कर रहे हैं कि इसको मुसलमान को क्यों हटाया गया इसके अंदर से, उनको नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी। आखिर आप सारे धर्मों को नागरिकता दे रहे हैं तो मुस्लिम को क्यों हटाया गया है। ये कहीं ना कहीं सीधा ये जो है वोट बैंक की राजनीति है, इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसकी देखिए 9 बार जो एक्सटेंशन किया है बीजेपी ने अपने शासनकाल में, क्योंकि 2009-19 में ही ये बिल पारित हो गया था, उसके बाद 9 बार एक्सटेंशन। निश्चित तौर पर राहुल, वार पलटवार यहाँ देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रडार पर हजीराबाग से बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आ गई हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी ने अंबा प्रसाद के घर रेड की, जो लगभग 18 घंटे चली। ईडी की 10 से 12 सदस्यों की टीम ने रेड रांची और हजीराबाग में खुरू हुई स्थित विधायक अंबा प्रसाद के घर पर की और विधायक अंबा प्रसाद के करीबी माने जाने वाले राजेंद्र साव के कानी बाजार स्थित घर में भी ईडी की 8 सदस्यीय टीम ने सुबह छापेमारी करी है। साथ ही अंबा प्रसाद के चाचा और मामा के घर भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची और ईडी की कार्रवाई के बाद अंबा प्रसाद ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें पूरे दिन परेशानी और यातना झेलनी पड़ी है और ईडी अधिकारियों ने उन्हें घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा रखा है। कई आरोप उन्होंने इस दौरान लगाए। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी धर्मेंद्र और भी जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, यहाँ पर एमएलए के यहाँ पर ईडी की कार्रवाई की गई है, कांग्रेस लगातार निशाने पर भी है, कई आरोप भी लगाती आई है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस एमएलए के यहाँ इस बार ईडी का छापा पड़ा है तो क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आया है और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लोकसभा चुनाव चरम पर है। ईडी का
छापेमारी जिस तरह से चल रही है वो अचानक तापमान वो भी बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा ही। चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव है, और छापेमारी जिस तरह से ईडी बिहार और झारखंड दोनों जगह कहीं न कहीं हर 2 दिन के बाद छापेमारी की जा रही है, तो आरोप लगना विपक्षी का तो लाजमी बात है। रह गई बात अंबा प्रसाद की, अंबा प्रसाद ने जिस तरह से आरोप लगाया कि मुझे केंद्र सरकार और भाजपा की ओर से टिकट का ऑफर था चतरा और हजारीबाग से, वहां से चुनाव लड़ाए जाने की बात कही जा रही थी, और उस चुनाव को नहीं लड़े यानी इनकार करने के बाद इस तरह की छापेमारी करवाई जा रही है। यह निश्चित तौर पर यहाँ पर आरोप वार पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी 2 बजे की 5 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।